मॉर्निंग। टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सामाजिक विज्ञान का ये 13वां टेस्ट सीरीज है ये, और ये जो है कि 6 to 8 के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला प्रश्न। देखिए, इसका पहला प्रश्न है कि 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। तो ये गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था, और गोविंद बल्लभ पंत जो थे वो उत्तर प्रदेश विधानसभा से उनको चुना गया था, और संविधान सभा में, और गोविंद बल्लभ पंत जो है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। तो इस तरीके से। और अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि में हुआ था, यानी कि किसके टेनर में हुआ था उस समय जो है कि ये कौन थे। देख लीजिए, जो ऑप्शन देख रहे हैं यानी कि वो जो है कि गवर्नर जनरल के हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका सही जवाब है कि लॉर्ड डॉफरिन इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो लॉर्ड डॉफरिन के मतलब समय में हुआ था, और उनका जो कार्यकाल रहा था 1884 से लेकर के 1888 तक हुआ था। लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन ई इसके लिए सही जवाब है। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था, यह अगला प्रश्न है। बुद्ध चरित्र के लेखक जो है कि अश्वघोष हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था। तो सही जवाब इसका है धर्मपाल, इसका राइट आंसर होगा। देखिए, यहाँ पर हम सिर्फ आंसर बताते चलते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये कमेंट भी आया था, और ये बात सही भी है कि समय कम है तो ज़्यादा डिस्कशन करने से चूँकि वीडियो लंबा हो जा रहा है इस तरीके से। फिर भी जहाँ आवश्यकता महसूस होगी वहाँ पर मैं डिस्क्राइब भी कर दूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने वर्ष बताना है कि किस वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है कि 1765 ईस्वी में मुग़ल जो बादशाह यानी कि शाह आलम द्वितीय ने 1765 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी जो है कि नियुक्त किया था। और नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम बताना है। तो इसका सही जो है नाम है, यानी कि जो न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड थे, जो कि महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था। इसका सही जवाब है कि मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर होगा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था। जबकि इब्न बतूता जो है वो अरब देश का यात्री था और एक विद्वान लेखक भी था, जिसने एक पुस्तक लिखी है और उसका नाम रेहला है। इस तरीके से एक तरीके से ये रेहला जो है कि उसकी यात्रा वृत्तांत भी है। नेक्स्ट है कि विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। कैलाश मंदिर का जो निर्माण कराया था यानी कि कृष्ण प्रथम ने ये निर्माण कराया था, और ये जो है कि एक राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। जबकि कैलाश मंदिर जो है कि ये कैलाश मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसका सही जवाब है कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और इसके अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, यहाँ से अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में MS जीना यानी कि मोहम्मद अली जीना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और इसका सही जवाब है कि 1940 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, और उसमें मोहम्मद अली जीना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को यानी कि पाकिस्तान की मांग किया था। नेक्स्ट है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, यह अगला प्रश्न है। और सही जवाब है विलियम जोन्स जो हैं इसके संस्थापक थे। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि और इस सोसाइटी का उद्देश्य भारत के गौरवशाली इतिहास को उजागर करना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य कला की शैली नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा कि इसमें जो गोथिक शैली है वो भारत में मंदिर स्थापत्य कला की शैली नहीं है, जबकि जो द्रविड़ शैली है और नागर शैली हैं ये मंदिर निर्माण कला की शैली रही है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसका सही जवाब है गोथिक शैली। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन मुग़ल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। मुग़ल साम्राज्य से संबंधित इनमें से कौन नहीं है। तो देखिए, शेर शाह सूरी इसका सही जवाब है, और जो कि मुग़ल साम्राज्य से उनका संबंध नहीं था। शेर शाह सूरी द्वितीय अफ़गान साम्राज्य के संस्थापक थे।
नेक्स्ट है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, और इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो कृष्णदेव राय थे, जो विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक थे, वो बाबर के समकालीन उनको माना जाता है, यानी कि सही जवाब इसका बाबर है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है ये वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार मिलेगा आपको। और चार्ल्स वुड जो है कि उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में वुड डिस्पैच के द्वारा विद्यालय, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के मामले में महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे, और इस तरीके से हम इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर में घोषित किया था, तो इसका सही जवाब है यानी कि जो ताजमहल है उसका डिजाइन किया था अहमद लाहौरी ने, और 1983 में इसे विश्व धरोहर के रूप में यानी कि यूनेस्को ने शामिल किया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ से आप देख सकते हैं बाकी प्रश्नों को भी कि देख लीजिए, इसमें से हुमायूं का जो मकबरा है ये 1983 में से यूनेस्को में शामिल किया गया था, जबकि जो लाल किला है, लाल किला को 2007 में यूनेस्को ने इसे अपने विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वायसराय द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन को प्रतिबंधित कर दिया गया था, ये अगला प्रश्न है। और इसका सही जवाब है कि लॉर्ड वेलिंगटन जो है वो कांग्रेस के अधिवेशन को प्रतिबंधित कर दिया था। ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था, ये अगला सवाल है। और इसका सही जवाब है कि ब्लैमफील्ड जो है कि फुलर, वो इसके सही ऑप्शन है, और ये बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर बने थे। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था, ये अगला प्रश्न है, और सही जवाब है इसका इटली में, क्योंकि इटली में ही पुनर्जागरण की क्रिया हुई थी यानी कि। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की थी, तो ये अमेरिका की खोज की थी, सभी जानते होंगे। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि 91 इसका देखिए प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु के परिकल्पना में निम्न खनिजों में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है, और इसका सही जवाब है कि थोरियम सीसा जो है इसका राइट आंसर होगा। तो पृथ्वी की आयु की परिकल्पना होती है तो उसमें थोरियम सीसा खनिजों में सामान्यतः उसका प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि वायुमंडल की लंबवत परतों को पृथ्वी से बाहर की ओर क्रमबद्ध करना है, तो इसके अनुसार देख लीजिए यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पहले ट्रोपोस्फीयर आएगा, यानी कि उसके बाद से इसमें स्ट्रेटोस्फीयर होता है, फिर उसके बाद ओजोनोस्फीयर, और उसके बाद से आयोनोस्फीयर होता है। यानी कि इस तरीके से 2, 3, 1, 4 इसका सही क्रम हो रहा है। इस ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता का मान में क्या परिवर्तन आता है, आपको बताना है, घटता है या बढ़ जाता है। इस तरीके से वही रहता है, यानी कि वायु का तापमान बढ़ने पर जो निरपेक्ष आर्द्रता का मान होता है वही रह जाता है। और नेक्स्ट है कि एक स्थान पर आने वाले ज्वार में जितना विलंब होता है वह कितना है। एक स्थान पर आने वाले ज्वार में लगभग वो 26 मिनट का विलंब होता है, और इसका सही जवाब इसका ये है 26 मिनट। और नेक्स्ट है कि धरातल का लगभग कितना प्रतिशत बेसाल्ट और रूपांतरित चट्टानों से आच्छादित हैं, ये नेक्स्ट प्रश्न है। और सही जवाब है कि 20% जो है वो बेसाल्ट और रूपांतरित चट्टानों से आच्छादित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश, ये देखना है कि वीर को अपनी मुद्रा के रूप में प्रयोग करता है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सही है, ये ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि वीर ही इसको पढ़ेंगे इस तरीके से। तो इसको कौन सा देश मुद्रा के रूप में अपनाता है, तो इसका सही जवाब है कि इथियोपिया जी इसका राइट आंसर होगा, और जो कि मुद्रा के रूप में वीर को अपनाया है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है यानी कि एंजिल जलप्रपात है, जो वेनेजुएला के बोलीवर राज्य में है, और ये 979 मीटर ऊंचा है। तो एंजिल इसका राइट आंसर होगा। ये कहाँ है, तो वेनेजुएला में है। नेक्स्ट है कि देख लीजिए, अगला प्रश्न है कि वेदांथांगल अभयारण्य कहाँ स्थित हैं, और ये इसका सही जवाब है कि ये तमिलनाडु राज्य में है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। और नेक्स्ट है कि महानदी और गोदावरी के डेल्टा किस मिट्टी से समृद्ध हैं, तो देखिए जलोढ़ मिट्टी इसके लिए सही जवाब होगा। और जलोढ़ मिट्टी जो है कि नदियों द्वारा लाई गई निक्षेपित मिट्टी एक प्रकार की होती है, जिसमें पोटास की बहुलता सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, तो इसका सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी। और नेक्स्ट है कि
निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? ये 100 इसका प्रश्न है और सही जवाब इसका है कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु ये जो है कि नदियों का समूह है जिसका उद्गम मानसरोवर के झील के निकट है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से कि उस संतृप्त भूगर्भीय इकाई को क्या कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करती हैं? तो आप देख सकते हैं और इसका सही जवाब है यानी कि इसको जलभृत के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। और यहाँ से अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता कौन था? जिसने भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण किया था? तो इसका सही जवाब है कि ये ऑप्शन ए आप इसका राइट आंसर होगा। इसका देख सकते हैं आप, यानी कि इरेटोस्थनीज, और इन्होंने पृथ्वी तल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन की भूगोल का विषय वस्तु इसको बनाया था। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में किसकी सर्वोच्च शिखर है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये भारतीय भूगोल से संबंधित है। और इसका सही जवाब है कि अरावली पर्वत का ये हिस्सा है और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस एक द्वीप में अवस्थित है? ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि दक्षिणी अंडमान द्वीप में ये अवस्थित है। इसका ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट है कि इसको ऑफशोर की स्थिति कब होती है? देखिएगा, ऑफशोर और उपशोर दो क्रियाएं होती हैं। 4 जुलाई को जो है कि ऑफशोर की स्थिति होती है। और इसमें देखिए क्या होता है कि ऑफशोर की स्थिति में यानी कि 4 जुलाई को क्या होता है कि पृथ्वी से सूर्य की जो है कि सब अधिकतम दूरी पर रहता है, यानी कि पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर रहता है और इसकी दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है लगभग। और इस तरीके से जो अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदा गया था? भारत में पहला कोयला खान कहाँ खोदा गया था? तो ये रानीगंज में खोदा गया था और इसको रानीगंज में प्रथम कोयला का खान खोदा गया था। और भारत जो है कि विश्व में कोयले के उत्पादन में तीसरे स्थान पर हैं। और ये जो रानीगंज है ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित हैं और ये उत्तरी दामोदर घाटी में है। और नेक्स्ट है कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जिस देश की आर्थिक दृष्टि से विभाजक रेखा है वह कौन सी है? इसका सही जवाब है यानी कि यूएसए इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है कि लघुत्तम ज्वार आता है जब? लघुत्तम ज्वार कब आता है? ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि जब पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा चतुष्कोण पर होते हैं तो लघु ज्वार आता है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित हैं? ये अगला प्रश्न है और ये नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित हैं और इस तरीके से नुब्रा घाटी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन है? तो इसका सही जवाब है यानी कि इंद्रासन इसका नाम है। और इस तरीके से हम देखते हैं इसका 111वां प्रश्न यहाँ से शुरू होता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार ये कौन सा अधिकार है? अब यहाँ से पोल साइंस के प्रश्न आ रहे हैं, देख लीजिए। मौलिक अधिकार दिया गया है, आप जानते होंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हैं। और नेक्स्ट है कि कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो इसका सही जवाब है कि 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। और लगभग 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड बनाया जाता है। और जिला परिषद का जो गठन होता है प्रत्येक 50,000 की आबादी पर होता है। और यहाँ से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन का स्थानांतरण ब्रिटिश सरकार को किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या है? देख सकते हैं 1858 यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, यानी कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत ये। और नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? ये 114वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन तो ये 1951 में हुआ था और 9वीं अनुसूची में उसको जोड़ा गया था। और इसका संबंध जो है कि भूमि सुधार से था। इस तरीके से हम देखते हैं इसका अगला प्रश्न कि लोकसभा में किसी विधेयक पर साधारण बहस किस स्तर पे होती है? आप ऑप्शन देख सकते हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि द्वितीय वाचन में इसका जो है कि साधारण बहस होती है इस पर। और नेक्स्ट है कि राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 116वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है यानी कि अनुच्छेद 170 जो है इसके लिए है
कि राज्य विधानसभा का गठन 170 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और राज्यपाल इसे समय से पहले भी विघटित कर सकता है कुछ विशेष परिस्थितियों में। विधानसभा से निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु जो है कि वो 25 वर्ष है, जबकि यहाँ पर किसी राज्य की विधानसभाओं में अधिकतम जो है वो 500 सदस्य हो सकते हैं, जबकि कम से कम 60 हो सकते हैं। और नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित की गई है। तो इसमें से देखिए आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं और इसका सही जवाब है कि इसमें पहला भी ऑप्शन सही है और इसका दूसरा भी ऑप्शन सही है और इसका तीसरा आप देख सकते हैं वो भी सही है। यानी कि इस तरीके से इसके उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है। 118वां प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं। ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि 48 घंटे पहले जो हैं वो अपनी घोषणा पत्र को जारी नहीं कर सकते हैं और इस तरीके से चुनाव प्रचार मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले ही समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट है कि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में कुछ निर्देश जोड़े गए हैं। ये निर्देश कौन है? तो इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए सही जवाब होगा। आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेगा, देखिए यहाँ पे। तो इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि तीनों जो है कि वो जो उसमें दिए गए हैं वो सही हैं। तीनों जो ऑप्शन दिए गए थे यानी कि इसमें से तीनों ये ऑप्शन सही हैं। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है 120वां प्रश्न इसका देखते हैं यहाँ से कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं अगला प्रश्न यहाँ से कि मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है। तो ये उनका जो है कि ये वैधानिक अधिकार होता है। और यहाँ से हम देख सकते हैं आगे कि अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है। अविश्वास प्रस्ताव जो लगाया जाता है उसके संबंध में यहाँ पे देखिए एक से अधिक जो है कि कथन यहाँ पे सही हैं, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। यानी कि यहाँ पे एक से अधिक यानी कि दोनों ही कथन इसमें सही हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 ये बताना है कि ये किसके लिए है। तो देखिए अनुच्छेद 17 में ये अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, यानी कि अस्पृश्यता का यानी कि छुआछूत की भावना को समाप्त करने के लिए प्रावधान बनाया गया था। और नेक्स्ट है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है। तो न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो इकहरी है, यानी कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। और इस तरीके से भारत में एकल नागरिकता भी है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को राष्ट्रहित में राज्य सूची में उल्लिखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 249। और नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका 20 राइट आंसर है। और ये प्रश्न कई बार आपको मिल चुका है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि ये अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो आप इसको देख सकते हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जीवन का जो अधिकार है, यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 में उसका वर्णन किया गया है, जिसको कभी भी यानी किसी भी स्थिति में आप अनुच्छेद जो 20 और 21 में जो अधिकार हैं तो उसको किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। 128वां प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है यानी कि अनुच्छेद 109 में इस बात का प्रावधान किया गया है। और धन विधेयक को लोकसभा में ही पेश किया जाता है और लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उस पर राज्यसभा जो है वो 14 दिन तक कोई अपनी कार्यवाही नहीं करती हैं। और लोकसभा के द्वारा जो भेजे गए विधेयक होते हैं धन विधेयक, उसको राज्यसभा 14 दिनों तक के लिए ही रोक सकती हैं। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। इसका सही जवाब है यानी कि राज्य की समेकित निधि से ये उनको वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। जबकि हम उच्च न्यायालय की बात करें तो अभी वर्तमान में जो है कि 25 उच्च न्यायालय हैं, यानी कि 25 हाई कोर्ट अपने देश में हैं। और इस तरीके से अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है।
अनुच्छेद 25 का संबंध जो है कि वो धर्म की स्वतंत्रता से हैं। और नेक्स्ट है कि इसमें से युग्म कौन सा युग्म जो है कि वो सुमेलित नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है सुमेलित कौन नहीं है। तो देखिए इसमें जो MDG है यानी कि मैनुअल डाटा ग्राफिक्स जो दिया गया है ये सुमेलित नहीं है, जबकि MDG का मतलब ये नहीं होता है। MDG का मतलब है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और ये जो है कि एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्य हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित हैं, और इसका सही जवाब है कल्पकम, यानी कि ये तमिलनाडु में है। और नेक्स्ट है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुमेलित कौन सा नहीं है, तो देख लिया ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ये जो कि ये सुमेलित नहीं है, यानी कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल में है, जबकि यहाँ पे कोलकाता दिया गया है। आप याद रख सकते हैं ये भोपाल में है, यानी कि मध्य प्रदेश में। और नेक्स्ट है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि जो कंज्यूमर डे होता है वो कब मनाया जाता है इसको, तो 15 मार्च इसका राइट आंसर है। और यहाँ से देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो होता है ये विश्व उपभोक्ता दिवस है, जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो GDP हैं उसमें सबसे ज़्यादा योगदान देता है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है ये, और इसका सही जवाब है यानी कि जो तृतीयक क्षेत्र हैं वो भारत के सकल घरेलू यानी कि GDP में सबसे ज़्यादा उसका योगदान होता है। और ये सेवा क्षेत्र ये है, यानी कि तृतीयक क्षेत्र हैं वो सेवा क्षेत्र से हैं, यानी कि इसमें बैंकिंग और बीमा को परिवहन को शामिल किया जाता है। और नेक्स्ट है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। बंद अर्थव्यवस्था यानी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं, यानी कि इससे आयात निर्यात नहीं होता है, और इसे ही बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरीके से अभी जो वर्तमान में अर्थव्यवस्थाएं जो हैं ये सभी जो है कि ओपन इकोनॉमी के उदाहरण है, यानी कि सभी अर्थव्यवस्थाएं जो है कि वो खुली हुई हैं, यानी कि यहाँ पर आयात और निर्यात दोनों ही होता रहता है विभिन्न देशों के बीच में। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं, तो उसे हम जो है कि मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और इस तरीके से व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक जो है कि जेम किन्स को माना जाता है, जो कि किन्स का नाम आप विभिन्न प्रश्न सेट में आप बहुत बार ये प्रश्न में आ चुका है किन्स का नाम। भारत में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार ने संसद का कौन सा अधिनियम निर्धारित किया है। 137वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है यानी कि जो ये FRBM जो एक्ट लागू किया गया है, तो इस तरीके से यानी कि फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट ये FRBM का पूरा नाम होता है, और ये 2003 में लागू किया गया था इसे। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन है, तो यूरोप का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो यानी कि रॉटरडैम बंदरगाह हैं, और ये नीदरलैंड में स्थित हैं। सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। और नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई थी। नई आर्थिक नीति भारत सरकार के द्वारा कब अपनाई गई थी, तो ये 24 जुलाई 1991 को अपनाई गई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। यानी कि 1991 में भारत ने LPG की नीति अपनाई थी, यानी कि निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। तो इस तरीके से अगला प्रश्न है कि पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है, ये अगला प्रश्न है, और इसका सही जवाब है यानी कि मूल्यह्रास कहा जाता है इसको। और नेक्स्ट है कि देख लीजिए यहाँ पे कि अगला प्रश्न है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और चांदी यहाँ पे होगा, यानी कि सोने और चांदी में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। और नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1995 को हुई थी इसकी स्थापना, और इसका जो 164वां ये जिसमें देश शामिल होने वाला जो है WTO में, यानी कि अफ़गानिस्तान है। तो इस तरीके से और इसमें हम देख सकते हैं अगला प्रश्न है कि IMO का विस्तारित नाम क्या है। IMO का पूरा नाम क्या होता है, तो देख लीजिए इसका पूरा नाम होता है यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है, और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। और नेक्स्ट है कि यहाँ से 145वां प्रश्न होगा कि नेशनल डायमंड
इंस्टीट्यूट ये कहाँ स्थित हैं? और इसका सही जवाब है कि सूरत में स्थित हैं, गुजरात में है। और यहाँ से अगला प्रश्न हम देख सकते हैं जल्दी से कि 146वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक सुमेलित है। तो IMF यानी कि भुगतान संतुलन समस्याएं, ये जो है कि सही सुमेलित हैं, जबकि बाकी सब जो है कि वो सही नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट है कि किसी भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता किसके पास है? यानी कि कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जहाँ पर ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उसको प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब महाराष्ट्र होगा। और इस तरीके से नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि वह कौन सी प्रक्रिया है? यानी कि वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल और नॉन कमर्शियल उद्देश्य के लिए वृक्ष उगाते हैं। इसका सही जवाब है यानी कि कृषि वानिकी ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यहाँ के किसान जो है कि अपनी भूमि पर कमर्शियल या नॉन कमर्शियल वृक्ष उगाते हैं यहाँ से। और इसका 149वां प्रश्न देख सकते हैं कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सबसे प्रमुख कारण है यानी कि जनसंख्या में जो तीव्र वृद्धि हो रही है। और इसका अगला प्रश्न है कि विकास में डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है यानी कि यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रैक्टिस सेट 13 है ये कंप्लीट हुआ और इसमें कुल 80 प्रश्न हम लोगों ने देखा सामाजिक विज्ञान से संबंधित। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो आप लोग लाइक कम करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा।